गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर की। जो हमारा टॉपिक था सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमने कल वीडियो में बात की थी सिंप्लेक्स मेथड के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो 4 रूल्स थे उसकी बात की थी। स्लैक सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कब स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है, ये बात हम कल कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस की। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस जो कि सिंप्लेक्स मेथड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके बिना हम सिंप्लेक्स मेथड को काम में नहीं ले सकते। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू सी एक्स, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ए एक्स इक्वल्स टू बी और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा दिया गया एलपीपी है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन फॉर्म में है। तो ए एक्स इक्वल टू बी मतलब ये सारी इक्वेशंस की फॉर्म में है। अगर इनइक्वलिटी होगी तो हम उसको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल यूज़ करके और इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जहाँ पर ए जो है वो हमारा एक्टिविटी वेक्टर है, और एक्टिविटी वेक्टर के लिए हमने बात की थी इसको अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n। ये हमारे सारे एक्टिविटी वेक्टर है। ए हमारा एक मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसके प्रत्येक कॉलम जो होता है वो एक्टिविटी वेक्टर कहलाता है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n m इंटू n क्रम का मैट्रिक्स है, जहां m लेस देन n है। ये a जो है हमारा वो एक्टिविटी वेक्टर्स का एक सेट है। मींस a जो है हमारा वो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसमें सारे कॉलम जो है वो एक्टिविटी वेक्टर्स हैं, और ये m इंटू n क्रम का एक मैट्रिक्स है जहां पर m n से छोटा है। तथा x एक स्तंभ मैट्रिक्स है जो कि n बाई 1 क्रम का है। किसी भी एलपीपी के हम जानते हैं कि जो उसका बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें m, क्योंकि m इंटू n क्रम का है और m n से छोटा है, तो इसके अधिकतम m बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इस समस्या के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में m शून्येतर चर होंगे, और मान लेते हैं इन m चरों के संगत a के m सदिश माना बीटा 1 बीटा 2 बीटा m है। तो जो हमारा बेसिस बनेगा, आधार, वो आधार जो होगा b बराबर बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m। इसमें ध्यान ये रखना है हमें कि ये जो सारे बीटा हैं, ये सभी बीटा जो हैं वो a के ही कोई ना कोई एलिमेंट है, क्योंकि a में से ही हमने m चरों को चूज़ किया है। क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में m चर जो होते हैं वो शून्येतर चर होते हैं। तो इन m शून्येतर चरों के संगत में हमारे a के जो एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n, इसमें से m चरों को हम सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और वह जो m चर हैं वही आपके बेसिस के एलिमेंट होते हैं।
इन बेसिस के एलिमेंटों के संगत, इन बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m के संगत आधारी चर वो हमारे होते हैं x बीटा 1, x बीटा 2 अप टू x बीटा m। इन आधारी चरों को हम x बीटा 1 जो कि बीटा 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा वेरिएबल है उसको हम x बीटा 1, बीटा 2 के कोरस्पॉन्डिंग में जो वेरिएबल है उससे x बीटा 2, और इसी प्रकार से बीटा m के कोरस्पॉन्ड में जो हमारा बेसिक जो हमारा वेरिएबल है उसे हम x बीटा m द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस की बात करते हैं जो कि सिंप्लेक्स मेथड में बहुत ही आवश्यक हैं। आधारी मैट्रिक्स हमने देख लिया है, हमारा जो दिया गया एलपीपी है वो Ax इक्वल टू बी है। यदि B आधारी मैट्रिक्स हो तो Bx इक्वल टू बी, बी इसको सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, इसको xp कहते हैं, दैट इज कॉल्ड B इनवर्स B। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। आधारी सॉल्यूशन, आधारी हल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है xb इक्वल टू B इनवर्स B। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम सिंप्लेक्स मेथड में काम में लेंगे। इसके बाद एक और नोटेशन है जो कि कहलाता है yj, और yj का जो फॉर्मूला है वो B इनवर्स अल्फा j। अब अल्फा j कौन है यहाँ पर? अल्फा j हमारे है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा m तक। तो j इक्वल्स टू 1, 2 अप टू n। तो ये हमारा दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है, काम में लेना है। इसके बाद आता है zj। zj ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है हमारा zj इक्वल्स टू cb yij, जहां पर i वेरिंग कर रहा है 1 टू m तक। जितने भी हमारे yj हैं उन सबके कॉरस्पॉन्ड में हमें y1j, y2j, y3j, ymj इन सभी को हम रिलेटिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम करते हैं तो हमें zj मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन है जिसको हमें सिंप्लेक्स मेथड में काम में लेना है, हमें याद रखना है। तो उसके बाद है zj माइनस cj। zj माइनस cj cbi इंटू yij माइनस cj। जो हमने zj यहाँ कैलकुलेट किया है उस zj में से अगर हम cj जो हमारी कॉस्ट है उस cj को माइनस करते हैं तो zj माइनस cj कंपोनेंट मिलता है। और यह भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम काम में लेंगे सिंप्लेक्स मेथड में। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। पहला xb इक्वल्स टू b इनवर्स b, वेयर xb इज द बेसिक वेरिएबल, yj दैट इज b इनवर्स अल्फा j, b हमारा बेसिस मैट्रिक्स है तो b इनवर्स इंटू अल्फा j, अल्फा j हमारा एक्टिविटी वेक्टर है, zj का फॉर्मूला है समेशन ओवर cbi yij वेयर i वेरिंग फ्रॉम 1 टू m, और उसके बाद है zj माइनस cj। जो हमने थर्ड फॉर्मूले में zj कैलकुलेट किया है उस zj में से cj को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं जिनको हम सिंप्लेक्स मेथड में काम में लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, कैसे उसको फॉर्मूले की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो बात करते हैं हम इन सभी फॉर्मूले की। तो इन सभी फॉर्मूले के अंदर b जो हमारा बेसिस है वो बेसिस यहाँ पर काम में आ रहा है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जब हम
इसकी बात करते हैं तो भी यहाँ पर yj कैलकुलेट करने के लिए हमें b की ज़रूरत पड़ेगी। तो b जो है हमारा वो बेसिक मैट्रिक्स है और बेसिक मैट्रिक्स जो है वो हमें इस प्रकार से सेलेक्ट करना है जिससे कि उसका इन्वर्स इजीली निकाल पाएँ। तो जनरली हम लोग b जो लेते हैं आधारी मैट्रिक्स वो हमारा इकाई मैट्रिक्स होता है। इकाई मैट्रिक्स लेने का कारण ये है कि इकाई मैट्रिक्स लेने से एक्स भी ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। प्रारंभिक आधार जो हमारा होगा वो इकाई मैट्रिक्स होगा। अब हम इन सभी नोटेशंस को इस एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। सबसे पहले ये हमें दिया गया एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और प्रतिबंध जो है वो है 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x1 x2 x3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये हमारे कंस्टेंट्स हैं और ये हमारे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। तो ये हमारा दिया गया एलपीपी है। इस एलपीपी को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। मानक रूप में बदलने के लिए हमें जो हमारे कंस्टेंट्स हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन में बदलने के लिए x3 न्यूनता पूरक एवं x4 आधिक्य पूरक मतलब स्लैक x3 तो हमारा स्लैक वेरिएबल है और ये सरप्लस वेरिएबल लेने पर एलपीपी का रूप निम्न होगा। अब क्या होगा हमारा एलपीपी का फॉर्म, मैक्सिमाइज z बराबर जो हमारे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल होते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है, कल मैंने नहीं बताया था, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा 0 लेते हैं। तो x1 प्लस 2x2 सॉरी यहाँ पर 3 चर हैं तो न्यूनता पूरक चर तो हमें x4 लेना होगा और आधिक्य पूरक चर को x5। तो x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 0x4 ये हमारा स्लैक वेरिएबल प्लस 0x5 और जो हमारे प्रतिबंध है वो हो जाएंगे 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 4। यहाँ पर हमने स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया और दूसरी जो इनइक्वालिटी है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और यहाँ पर चूँकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट कर दिया x5 इक्वल टू 8। इसको अगर हम अरेंज कर लें तो 0x5 और ये 0x4 जहाँ ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i इक्वल्स टू 1 2 अप टू 5। तो यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी का बन गया। एलपीपी के स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ए हमारा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये हमारा 4 1 पहला कॉलम, दूसरा 2 2, तीसरा 1 3, चौथा 1 0 और पांचवा 0 -1। यह हमारा अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5। ये हमारे जो ए हमारा मैट्रिक्स है उस ए मैट्रिक्स में अल्फ़ा 1 फर्स्ट कॉलम, अल्फ़ा 2 सेकंड कॉलम एक्टिविटी वेक्टर्स कहलाते हैं। ये तो पहला एक्टिविटी वेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 एक्टिविटी वेक्टर्स हैं। स्मॉल बी जो है हमारा वो है 4 8, ये हमारे स्मॉल बी, और सी जो है हमारा जो कि कॉस मैट्रिक्स होता है और वो एक रो वेक्टर होता है। तो रो मैट्रिक्स है तो ये हमारा 1 2 3 0 0। तो ए बी और सी हमने मैट्रिक्स से निकाल लिए। अब हम
बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट नोटेशंस की। तो इम्पॉर्टेंट नोटेशन के लिए सबसे पहले हमें बी चाहिए। बी हमारा आधारी मैट्रिक्स है। तो आधारी मैट्रिक्स के लिए जो m है हमारा वो हमारा 2 है और n बराबर 3 है। तो m माइनस n 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। चर को, एक मिनट, यहाँ हमारे 2m बराबर 2 था और n बराबर 5 था। तो 5 माइनस 2 मीन्स 3। 3 चरों को शून्य मानकर प्राप्त आधार। तो पहला आधार होगा हमारा b1। तो मान लेते हैं हम x1 और x2 को नॉन जीरो मानते हैं, x3, x4, x5 को जीरो मानने पर। तो ये अगर जीरो मान लेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहला b1 आएगा 4 1 2 2। ये पहला आधार है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। b2 मतलब सेकंड आधार। तो b2 में हम मान लेते हैं पहला और तीसरा ले लेते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 3। ऐसे b2 है हमारा 1 4। तो 4 1 b3 और 1 0। इसी प्रकार से b4 जो होगा हमारा 4 1 0 माइनस 1। ऐसे ही b5 b6 ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे आधार हैं। प्रत्येक आधार के संगत हम जो नोटेशंस हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं b1 से। तो b1 से ही एक से ही समझ लेते हैं। पहला आधार मान लें b1 है, तो b1 के संगत में हम हल ज्ञात करते हैं, आधारी हल। तो फॉर्मूला मैंने बताया था xb इक्वल्स टू b इनवर्स स्मॉल b। तो b की जगह b1 आ जाएगा। तो xb बराबर b1 इनवर्स इंटू b। तो xb b1 इनवर्स मीन्स 4 1 2 2 इनवर्स इंटू b। b है हमारा 4 8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/8 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 4 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 इंटू 4 8। ये होगा हमारा 1/6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 माइनस 16 और ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 32 इक्वल्स टू 1/6 और ये होगा हमारा -8 और ये है हमारा 28। तो ये हो गया -4/3 और 14/3। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन जो है x1 इक्वल्स टू 4/4 माइनस 4/3 और x2 इक्वल टू 14/3। x3 0 है, x4 0 है, x5 0 है। अब हम बात करते हैं yj। तो yj का जो फॉर्मूला था वो था b इनवर्स अल्फा j। तो b1 से बात कर रहे हैं हम, तो b1 इनवर्स अल्फा j। तो y1 बराबर होगा b1 इनवर्स इंटू अल्फा 1। तो b1 हमारा ये है, तो 4 2 1 2 इसका इनवर्स और अल्फा j अल्फा 1। तो अल्फा 1 हमारा था 4 1। अल्फा 1 है हमारा 4 1। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं 1/6
-8 28 सॉरी 2 -2 -1 4 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 1 से। तो y1 इक्वल्स टू 1/6 8 -2 और -4 + 4, तो ये हो गया हमारा 1/6 6 और 0, तो ये हो गया 1 0। तो y1 हमारा हो गया 1 0। इसी तरह से y2 भी निकाल सकते हैं, वो है b1 इनवर्स इंटू α2, क्योंकि y1 के लिए α1 था तो y2 के लिए α2। तो b1 है हमारा 1/6 b1 इनवर्स दैट इज 2 -2 -1 4 और α2 है हमारा 2 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ 4 -4 और ये -2 + 8, ये हो गया हमारा 0 1। तो y1 हमारा है 1 0, y2 है हमारा 0 1। इसी प्रकार से y3 y4 y5 भी हम निकाल सकते हैं।